नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण। देखिए, भाषा एक विस्तृत विषय है। इसके बारे में हम बहुत बारीकी से पहले भी बहुत से वीडियो में डाल चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसी क्रम में आज हम जानेंगे कि भाषा का जो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, उसमें आकृति मूलक वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण की अगर बात करें तो विभिन्न भाषाओं में परस्पर कुछ बातों में समानता होती है और कुछ में भिन्नता होती है। समानता दो तरह से हो सकती है। एक तो है पदरचना की समानता और दूसरा है अर्थ तत्वों की समानता। जैसे करना, जाना, खाना, सब में क्या समानता है? ना प्रत्यय की समानता है। यानी इस पदरचना के अंतिम इसमें इस शब्द में ना प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो एक ही संबंध तत्व का बोध कराता है। यानी सब में समानता क्या है कि सब के पीछे ना प्रत्यय लगा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो करना, करता, करेगा, यहाँ पर समान प्रत्यय नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो यानी संबंध तत्व यहाँ समान नहीं है, लेकिन अर्थ तत्व में समानता है। करना, करता, करेगा, बात तो एक ही हो रही है। केवल पदरचना अर्थात संबंध तत्व की समानता पर निर्भर भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो हो आकृति मूलक वर्गीकरण वो कहलाता है। यानी आकृति मूलक वर्गीकरण किसका किया जाता है? जहां पर संबंध तत्व की समानता हो। यहाँ पर अर्थ तत्व की बात हम नहीं कर रहे, हम संबंध तत्व की बात कर रहे हैं। वो जो समानता हो, जो समानता यहाँ है, करना, जाना, खाना, यानी ना प्रत्यय का जहाँ प्रयोग हो रहा है या जहाँ पर समान प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है या किसी प्रकार से उनमें समानता है। किसकी समानता? पदरचना की समानता या संबंध तत्व की जहाँ समानता है, वहाँ उन भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए, आकृति मूलक जो वर्गीकरण है इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है अयोगात्मक भाषा और दूसरा है योगात्मक भाषा। अयोगात्मक यानी जिनमें योग ना हो, जिनमें मेल ना हो। प्रत्येक शब्द की स्थिति अलग अलग रहती है, किसी के प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन नहीं होता और उन शब्दों का परस्पर जो संबंध है वो पदक्रम में ही जान पड़ता है। यानी जब पदरचना की जाती है तभी उनके संबंध को हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी शब्द संज्ञा है, क्रिया या विशेषण, यह उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के पश्चात ही जाना जाता है। इस तरह का जो उदाहरण है सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? चीनी भाषा में इस प्रकार का उदाहरण मिलता है, या चीनी भाषा में अयोगात्मक भाषा प्रधान शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है। उसके बाद दूसरा भेद क्या है? योगात्मक भाषा। योगात्मक यानी जहां पर योग हो, वह भाषा जिसमें प्रत्येक शब्द अपनी अलग अलग सत्ता रखता है, उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई भी कार्य परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक शब्द की अलग अलग संबंध तत्व अर्थ तत्व को व्यक्त करने की शक्ति होती है। यानी प्रत्येक शब्द की अपनी अपनी, वो चाहे वो संबंध तत्व है या अर्थ तत्व, दोनों को व्यक्त करने की वो शक्ति रखता है। जैसे गोविंद राम को खिलाता है, राम गोविंद को खिलाता है। देखिए परिवर्तन हो रहा है, गोविंद राम को खिला रहा है और यहाँ पर जब हमने शब्द को बदल दिया तो राम गोविंद को खिला रहा है। दोनों वाक्यों के प्रत्येक शब्द के अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है और परस्पर संबंध वाक्य में पदक्रम से ही हमें ये मालूम होता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि योगात्मक भाषा है और अयोगात्मक, यानी दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जो अयोगात्मक भाषा है इसके अलग अलग भेद नहीं है, जबकि योगात्मक भाषा के अनेक प्रकार से भेद हो सकते हैं या अनेक इसके वर्ग भी हो सकते हैं। अब हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। मुख्यतः ये तीन है, तो आइए देखते हैं। देखिए, योगात्मक भाषा के तीन वर्ग हैं: अशिष्ट योगात्मक, शिलिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। इन तीनों के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है अशिष्ट योगात्मक। अशिष्ट योगात्मक के भी आगे 6 वर्ग हैं और उन 6 वर्गों में सबसे पहले है पूर्व योगात्मक भाषा। देखिए, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है कि ये कैसे आगे से आगे उलझते जा रहे हैं, केवल आपको शब्द समझना है। पूर्व, पूर्व यानी पहले, क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए। तो इस प्रकार में भाषा में प्रत्यय के स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे पूर्व योगात्मक कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए ये एक शब्द है, इसके जो पीछे लगता है वो तो क्या है? प्रत्यय, और आगे हम जो कुछ जोड़ देते हैं वो क्या होता है?
उपसर्ग, तो यहाँ पर क्या है, पूर्व यानी पहले। पहले क्या आता है, ये एक शब्द है, शब्द के बाद में जैसे हमने यहाँ पर किया करना, करना यानी ये ना प्रत्यय है, तो ना कहाँ, यहाँ आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ उपसर्ग की बात करनी है। उपसर्ग क्या है यहाँ, तो जैसे हम कहते हैं काम या सुकाम, सुकाम या कुकाम, तो वो क्या, जो आगे लग रहा है वो क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर पूर्व योग किसका होता है, उपसर्ग में। तो इस प्रकार भाषा में प्रत्येक स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे पूर्व योगात्मक यानी जो पहले जोड़ किया गया है उसे पूर्व योगात्मक भाषा कहा जाता है। उसके बाद है मध्य योगात्मक। मध्य यानी बीच में। इस भाषा में योग कहाँ होगा, मध्य में होगा, इसी कारण इसे मध्य योगात्मक भाषा कहा जाता है। जो संथाली भाषा है इसमें मध्य योगात्मक भाषा के सर्वाधिक उदाहरण हमें मिल जाते हैं। इसके बाद अशिष्ट योगात्मक का तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पूर्वांत योगात्मक यानी पूर्व और अंत में। इसमें भाषा के संबंध तत्व या अर्थ तत्व पूर्व और अंत दोनों जगह में लगाया जाता है, इसीलिए इसे पूर्वांत योगात्मक कहा जाता है। यानी एक जो शब्द है उसके पूर्व में भी लगाएंगे और उसके बाद में भी लगाएंगे, पूर्व और अंत दोनों जगह उसका प्रयोग यानी जोड़ किया जाता है, किसी उपसर्ग का या प्रत्यय का जोड़ किया जाता है, तो ये क्या है, पूर्वांत योगात्मक। दूसरा चौथा जो हमारा यहाँ वर्ग है इसका वो क्या है, अंत योगात्मक भाषा। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस वर्ग में भाषा में जो योग क्रिया है वो शब्द के अंत में संपन्न होती है, यानी जो शब्द बनाया है उसके अंत में या प्रत्यय के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है, अंत योगात्मक भाषा है। पांचवा वर्ग कौन सा है, आंशिक यानी थोड़ा। इस प्रकार की भाषा में योग और अयोग दोनों चिन्ह मिलते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान में दें कि यहाँ पर ओग, योग और अयोग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर दोनों ही आंशिक यानी अंश मात्र संभावना रहती है कि योग है भी और योग नहीं भी है, यानी दोनों ही प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम मान लें कि योग है तो भी सही है, अगर हम ना माने कि हाँ नहीं अयोग है तो भी ठीक है, यानी आंशिक योगात्मक शब्द की रचना इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद है सर्व योगात्मक। इसमें क्या होता है, सर्व यानी पूरा ही, चाहे वो आदि भाग है, चाहे मध्य भाग है या अंत, तीनों ही प्रकार से उस शब्द में योग किया जाता है, तो वो क्या है, सर्व योगात्मक यानी पूर्ण रूप से योग किया हुआ। इसे सर्व प्रत्यय प्रधान भी कहा जाता है। तो ये हमने जो पॉइंट किए हैं ये अशिष्ट योगात्मक वर्ग के हैं। ये योगात्मक भाषा के हमने 3 वर्ग किए थे, उसमें पहला है अशिष्ट योगात्मक जिसके हमने 6 वर्ग किए हैं, जिसमें पहला आया पूर्व योगात्मक, उसके बाद आया मध्य योगात्मक, उसके बाद तीसरा आया पूर्वांत योगात्मक, चौथा यहाँ पर आया अंत योगात्मक, पांचवा आया आंशिक योगात्मक और छठा आया सर्व योगात्मक। इसके बाद योगात्मक भाषा का जो दूसरा वर्ग है वो क्या है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा। इस वर्ग में वे सभी भाषाएं आती है जिनमें रचनात्मक योग से मूल तत्व या अर्थ तत्व के कुछ अंश में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इक प्रत्यय के योग से जो परिवर्तन आता है, देखिए उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए हैं। जैसे इक प्रत्यय का प्रयोग हम अगर वैद जमा इक तो क्या बन जाएगा, वैदिक। देह जमा इक से क्या बनेगा, दैहिक। नीति जमा इक से नैतिक आदि शब्द बनते हैं। परंतु फिर भी अगर हम देखें यहाँ पर अर्थ और रचना तत्व को पहचानने में हमें कोई समस्या या नहीं आ रही, यानी अर्थ भी वही आ रहा है और रचना हम मान सकते हैं कि वैद से ही वैदिक बना होगा, देही से दैहिक बना होगा, नीति से ही नैतिक बना होगा, यानी शब्द आपस में संबंध रखते हैं, तो हमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती। तो ये क्या है, ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इसके 2 उपवर्ग भी है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये किसके वर्ग हैं, श्लिष्ट योगात्मक भाषा को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी जो भीतर परिवर्तन हुआ है, बहिर्मुखी जो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, वो परिवर्तन इसमें आता है। योगात्मक भाषा का जो वर्ग तीसरा है वो क्या है, प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा। इस वर्ग की अगर बात करें तो इस वर्ग में भाषा में अर्थ तत्व और रचना तत्व इस तरह मिश्रित हो जाते हैं
कि उसमें पृथक्करण संभव नहीं है, यानी हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। जो अर्थ है और पद है, पद रचना है, वो आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं होता। उसमें अनेक अर्थ तत्वों का थोड़ा थोड़ा अंश काटकर एक शब्द बनाया जाता है। ये शब्द मात्र एक शब्द का अर्थ नहीं बताकर बल्कि पूरे वाक्य का अर्थ बताता है। इस भाषा को हम समास प्रधान भाषा भी कहते हैं। इसके दो भेद हो जाते हैं, जैसे पूर्णतः समास प्रधान और अंशतः समास प्रधान, यानी एक तो पूर्ण रूप से और दूसरा क्या है, अंश मात्र। तो जो पूर्णतः समास प्रधान है, इसमें वाक्य एक शब्द के सदृश प्रयोग में आता है। मान लीजिए हम कहते हैं चार पाई, तो उसकी जगह हम प्रयोग करते हैं चौपाई। तो ये क्या है, ये अपने आप में समास ही तो है। उसी तरह हम कहेंगे माता और पिता, उसके बाद बजाय हम माता पिता कह देते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। या हम प्रयोग करते हैं जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या है, पूर्णतः समास प्रधान। यहाँ पर एक शब्द भी अपने आप में पूर्ण है। अंशतः समास प्रधान, इसमें स्वतंत्र शब्द भी होता है और यह पृथक व्यवहार में भी आता है, यानी वो शब्द स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग में किया जाता है और स्वतंत्र रूप से अलग, उससे स्वतंत्र रूप से अलग भी हम उसको व्यवहार में, पद में, वाक्य की रचना में हम उसको व्यवहार में ला सकते हैं। उसमें समास अंशतः यानी थोड़े छोटे रूप में समास का प्रयोग किया जाता है, या उसको लेखन में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने ये जाना है कि भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हमने उसे दो भागों में बांटा, जिसमें अयोगात्मक और योगात्मक भाषा थी। योगात्मक भाषा के हमने 3 वर्ग किए और उनका विस्तार से विश्लेषण किया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण की आलोचनाएं बताएं। देखिए, क्यों हम इस बात को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते कि भाषा का जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वो पूर्णतः उपयुक्त है या पूर्णतः सही है। देखिए, इसका मैं बीच में ऐड करना मैं छोड़ चुकी हूँ, कर नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ 3 पॉइंट है थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उसमें आप पहला जो इसमें आलोचना में पॉइंट बनाओगे वो ये बनाओगे कि इसमें अनेक ऐसी भाषाओं को एक साथ रख दिया गया है जो कि बहुत दूर दूर हैं या जिनके आपस में परस्पर कोई संबंध नहीं है। तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि जिन भाषाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है उन भाषाओं को भी साथ में रख दिया गया है, तो इसीलिए भी ये पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पर आलोचना में पॉइंट बना सकते हैं कि इस वर्ग की भाषाएं अपने वर्ग का पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करती तथा उसी में अन्य भाषा वर्ग के लक्षण भी दिखाई देते हैं, यानी अन्य भाषा वर्ग के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। केवल अपने लक्षणों के साथ साथ अन्य भाषा वर्ग के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। ये अपने वर्ग का पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसीलिए भी ये पूर्ण रूप से मान्य नहीं है और आलोचना इस पे होती है। तीसरा, आप इसका पॉइंट बना सकते हैं कि हमारे विश्व में अगर हम देखें तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका अभी तक पूर्ण रूप से अध्ययन ही नहीं हो पाया है। तो हम उनकी आकृति को संपूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं, यानी जब हमने भाषाओं को बारीकी से समझा और जाना ही नहीं है, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जब तक हम उनको नहीं जान लेते तब तक हम उनके संपूर्ण रूप से आकृति का वर्गीकरण नहीं कर सकते। इसीलिए इस वर्गीकरण को संपूर्ण मान्यता नहीं दी गई है। यानी तीसरा, आप यहाँ पर जो पॉइंट है वो बता सकते हैं कि आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अनेक भाषाओं का अभी तक पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हो पाया है, पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है। ये आप यहाँ पर आलोचना के 3 पॉइंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्लाइड डालना छूट गया था मेरे से, लेकिन मैं इस टॉपिक के इस पार्ट को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि अगर ये छोड़ दिया तो फिर पूरा आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप बना सकते हो कि भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण की आलोचनाएं अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप किस प्रकार ये पॉइंट बनाएं, तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पर बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।